हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और इसमें हम देखेंगे आज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो इंग्लिश में मैं पहले लिख देता हूँ। सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर हैविंग SCF1। ठीक, इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि दो ऐसे प्राइम नंबर का समुच्चय जिनका SCF1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी वाले लिखें, कोई भी ऐसी दो संख्याएं, कोई भी ऐसी दो संख्याएं, कोई भी ऐसी दो संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर। कोई भी ऐसी दो संख्याएं, जैसे अगर मैं कहूँ कि 5 और 13, ठीक, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर हम कहें 5 और 10, तो इसमें 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 और 2। ठीक, तो ऐसी दो संख्याओं का सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, ऐसी दो संख्याओं का सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर। और जिसमें कुछ कॉमन हो तो उसे को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, तो किन्हीं भी ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय या किन्हीं भी दो ऐसी संख्याओं का सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन ना हो का मतलब इनका महत्तम समापवर्तक 1 आएगा। ठीक, वो जब मैं महत्तम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे 1 आएगा। लेकिन अभी के लिए आप ये याद करिए कि जब कुछ भी कॉमन ना हो इन दोनों में तो उसे क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 3 और 5 की, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। लेकिन अगर हम कहें 3 और 27 बताओ को प्राइम है, तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा 1 और 9। ठीक, तो अगर कुछ भी कॉमन आ जा रहा है तो वो कैसा सेट होगा, वो को प्राइम वाला सेट नहीं होगा। ठीक, तो को प्राइम होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों नंबर में से कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, दो नंबर होने चाहिए और दोनों में से कुछ भी कॉमन ना आए, उसी को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक, तो को प्राइम होने की पहली कंडीशन क्या है, दो नंबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, उन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो। ठीक, तो को प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा। सह-अभाज्य संख्या ऐसी दो संख्याओं का समुच्चय जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, 11 और 13। 11 और 13 ये क्या है, को प्राइम है क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, 11 और 13 क्या है, को प्राइम नंबर क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो सह-अभाज्य संख्या आपको समझ में आया होगा। अगला हम देखते हैं परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं, परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं संपूर्ण संख्या। ठीक, अब इसको समझने के लिए आपको फैक्टर समझना होगा कि फैक्टर किसे कहते हैं। ठीक, फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इसके 2-3 नाम है फैक्टर के हिंदी में। इसको कहते हैं भाजकों, भाजक या भाजकों की संख्या। ठीक, इसको कहते हैं, एक नाम और है अपवर्तक। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे पहले आप देखिए फैक्टर पे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परफेक्ट नंबर को समझने के लिए आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। ठीक, लेकिन फैक्टर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 टाइप से। फैक्टर से संबंधित 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, पहला टाइप का सवाल है ये। तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि 210 के कुल भाजकों की संख्या बताओ, या 210 के कुल अपवर्तकों की संख्या बताओ, या 210 के कुल फैक्टर की संख्या बताओ। ठीक, तो ये लैंग्वेज आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक, दूसरे टाइप का सवाल फैक्टर पे क्या बनता है कि 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, अभाज्य गुणनखंड का मतलब प्राइम फैक्टर। ठीक, अभी मैं सारा समझा रहा हूँ, पहले मैं बता दूं कि कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं फैक्टर से रिलेटेड। ठीक, 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है 210 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ।
चौथे टाइप का क्वेश्चन आता है कि 210 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। और पांचवें टाइप का क्वेश्चन आता है कि 210 के कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। कुल गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो फैक्टर से संबंधित 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है, इसके बाद इस पर आधारित 5 टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में मैंने बता दिया क्या क्या कहते हैं, गुणनखंड। तो फैक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड कहते हैं या भाजक कहते हैं या अपवर्तक कहते हैं। ठीक, अब फैक्टर का क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। इसकी परिभाषा लिखिए, नंबर से छोटा, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उस संख्या को पूरी तरह काट दें या विभाजित करें। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो उस संख्या को पूरी तरह काट दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। जैसे अगर मैं कहूं कि 12 के फैक्टर बताओ, 12 के फैक्टर बताओ या 12 के गुणनखंड बताओ। ठीक, तो जिस भी संख्या का गुणनखंड आपको निकालना हो तो गुणनखंड की परिभाषा क्या कहता है कि नंबर के बराबर या नंबर से छोटा ऐसा कौन कौन सा नंबर है जो इस नंबर मतलब 12 को पूरी तरह काट दे। तो सबसे पहले हम 1 से चेक करते हैं कि 1 से कटेगा कि नहीं 12। तो 1 से तो दुनिया की सारी संख्या कट जाती हैं, तो 1 होगा 12 का फैक्टर। ठीक, अब चेक करेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं 12, तो 2 से भी कट जाएगा। फिर 3 से चेक करोगे, 3 से भी कट जाएगा। तो नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट दें। तो 1 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, 4 भी काटेगा, 5 नहीं काट पाएगा। आगे बढ़ोगे तो 6 काटेगा, 7 नहीं काट पाएगा, 7 के बाद 8, 8 भी नहीं काट पाएगा, 8 के बाद 9, 9 भी नहीं काट पाएगा, 10 भी नहीं काट पाएगा, 11 भी नहीं काट पाएगा। लेकिन 12 क्या है, 12 से 1 कट जाएगा, 12 एकम 12। ठीक, तो क्या है, नंबर के बराबर या नंबर से छोटे ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको काट देते हैं पूरी तरह, वही क्या कहलाते हैं, उस नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, आपको समझ में आया होगा। नंबर से छोटा या नंबर के बराबर। ठीक, ये नंबर 12 है, ये 12 से छोटा या 12 के बराबर। ठीक, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट देंगे, वही क्या कहलाते हैं, 12 के फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ कि 6 का फैक्टर बताओ, तो नंबर से छोटा या नंबर के बराबर, तो सबसे पहले हम 1 से चालू करते हैं काटना कि किस किस से ये कट रहा है। ठीक, और 6 तक जाएंगे क्योंकि नंबर से छोटा और नंबर के बराबर तक हमको जाना है। ठीक, तो 1 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 3 6, 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 से कट जाएगा। तो नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको पूरी तरह काट देते हैं, वही क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर। तो इसके फैक्टर की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 है। ठीक, अगर इसी तरह मैं कहूँ कि आपको 18 के फैक्टर बताइए, तो नंबर से छोटा और नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 18 को पूरी तरह काट दें। तो 2 भी काटेगा, 2 9 18, 3 6 18, 4 नहीं काट पाएगा, 5 नहीं काट पाएगा, 6 काट देगा, 6 के बाद 7 8 9 काटेगा इसको, 9 के बाद सीधे इसको काटेगा 18। ठीक, तो नंबर से छोटा है ये, और नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो इस संख्या को पूरी तरह काट दे रहे हैं, वही उस संख्या के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा कि नंबर से छोटा या नंबर से छोटा या नंबर के बराबर, ये देखिए नंबर के बराबर। ठीक, नंबर से छोटे या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरह काट दें, वही उस संख्या के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें पहले टाइप का क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे
कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। टाइप फर्स्ट सवाल क्या आएगा गुणनखंड से कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आपको मैंने क्या बताया, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको पूरी तरह काट देते हैं, वही उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर। ठीक, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि 12 1 से कटता है कि नहीं, 2 से कटता है कि नहीं, 3 से कटता है कि नहीं, 4 से कटता है कि नहीं, 5 से कटता है कि नहीं, 6 से कटता है कि नहीं। तो आपको नंबर से चेक करना है, नंबर से छोटे और नंबर के बराबर तक चेक करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे कितने नंबर हैं उसको जो 12 को पूरी तरह काट दे। ठीक, तो ऐसे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने फैक्टर हैं 12 के। करा 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आंसर क्या होगा, टोटल 6 नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट देंगे, तो टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। इसके लिए क्या करना है, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट देते हैं। ठीक, उसको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या आ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर 12 तो छोटा नंबर है तो इसका हम फैक्टर निकाल के चलो गिन लिए। ठीक, 12 तो छोटा नंबर है, लेकिन अगर यहीं पे आ जाए 43 20 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, तो ये तो छोटा नंबर था तो हमने गिन लिया। ठीक, लेकिन ये बड़ा नंबर है, आपको पहले 1 से चेक करना पड़ेगा कि कट रहा है कि नहीं, फिर 2 से चेक करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 5 से करोगे, फिर 6 से करोगे, फिर 7 से करोगे, किस किस से करते रहोगे, ऐसे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा नंबर है, 43 20 तक चेक करना पड़ेगा, आपका दिन रात खत्म हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब नंबर बड़ा हो, ठीक, बड़ा हो चाहे छोटा हो, ट्रिक क्या है, गुणनखंडों की संख्या निकालने की ट्रिक क्या है। ठीक, एक तो तरीका यह है कि आप पहले सब सारे के सारे गुणनखंड निकालिए, फिर उनको गिन लीजिए, आपको गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका सीखिए। दूसरा तरीका है कि 12 को इतनी बार तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। ठीक, जैसे आपके गांव में कभी चोर पकड़ा जाता है तो उसको इतना मारते हैं कि फिर मारने लायक नहीं बचता है, उसी तरह आपको 12 को इतना तोड़ना है कि फिर टूटने लायक ना बचे। पहली बार आप तोड़ोगे 4 3 12। ठीक, कुछ लोग कहेंगे हम 6 गुणे 2 में तोड़ लेते हैं, 6 दूनी 12 भी होता है। ठीक, तो चाहे 4 गुणे 3 में तोड़ो, चाहे 6 गुणे 2 में तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, लेकिन इतनी बार तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। जैसे 12 को हमने 4 गुणे 3 में तोड़ा तो 3 तो टूटने लायक नहीं बचा, लेकिन 4 टूटने लायक बचा है। 4 फिर टूट सकता है 2 गुणे 2 में। ठीक, लेकिन 3 नहीं टूट सकता, तो 3 को ऐसे उतार दोगे। ठीक, अब 12 टूट चुका है, ठीक, इस तरह टूट चुका है कि फिर से टूटने लायक नहीं बचा है। ठीक, क्योंकि 2 फिर और छोटा नहीं टूट पाएगा, ये भी और छोटा नहीं हो पाएगा, 3 भी अब और नहीं टूट सकता है। तो 12 को इतनी बार तोड़ना है कि फिर टूटने लायक बचे ही ना। ठीक, तो अब कोई भी संख्या टूटने लायक नहीं बची है, तो जब कोई भी संख्या टूटने लायक ना बचे तो आपको क्या करना है, गिन लेना है कि 2 कितनी बार आया है। तो कई बार आया है, 2 बार आया है तो पावर 2 चढ़ा दोगे। फिर 3 को गिनोगे, 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है तो पावर 1 चढ़ा दोगे। ठीक, तो 12 को हमने इतनी बार तोड़ा कि टूटने लायक ना बचे। उसके बाद हमने क्या किया कि 2 को गिना, पावर चढ़ा दिया, 3 को गिना, पावर चढ़ा दिया। ठीक, अब अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो इसका क्या नियम होता है, पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं, घातिया में 1 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। घात माने ये पावर, पावर में 1 जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, और इस घात में 1 जोड़ोगे तो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा। तो पावर में 1 1 जोड़े और जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6। तो कुल गुणनखंडों की संख्या यहाँ से भी 6 आएगी और यहाँ से भी 6 आएगी, लेकिन यहाँ से 6 आने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा और यहाँ से 6 आने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा। ठीक, तो जब भी कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ये तरीका अपनाना है, चाहे बड़ी आ जाए चाहे छोटी आ जाए, तो यही तरीका अपनाना है कि दी गई संख्या को इतना तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना रहे। फिर उसमें गिन लो कितनी बार 2 आया है, कितनी बार 3 आया है, कितनी बार 5 आया है। ठीक, पावर चढ़ा दो, फिर पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर दो, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता चल जाएगा। जैसे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन है 90 के
कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन पूछ रहा है 90 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको क्या कहा कि 90 को इतनी बार तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना रहे। तो 18 पचे 90। पहले आंख मूंद के तोड़ो, ठीक। जब चोर आता है तो पहली बार जब मारते हो तो ये नहीं देखा जाता कि लठिया कहाँ पड़ रहा है, पिठिया पड़ रहा है कि गड़वा पड़ रहा है कि मुड़वा पड़ रहा है, ठीक। तो जब पहली बार 90 को तोड़ते हो तो ये मत देखा करो कि कैसे टूट रहा है। जैसे पहली बार तोड़ना हो तो 15 छक्का 90 भी होता है, ठीक। तो पहली बार तोड़ रहे हो तो ये मत देख रहा करो कि इस तरह तोड़ना है कि चाहे जिस तरह आप तोड़ दो, ठीक। चाहे 18 पचे 90, चाहे 15 छक्का 90, ठीक। चाहे इस तरह तोड़ो चाहे ये, पहली बार मत देखा करो कि किस तरह कहाँ पे कैसे तोड़ रहे हैं, ठीक। इस तरह तोड़ोगे तब भी सही है, इस तरह तोड़ोगे तब भी सही है, ठीक। लेकिन तोड़ते वक्त ध्यान ये रखना है कि संख्या को ऐसे तोड़ना है कि फिर वो टूटने लायक ना बचे। अगर टूटने लायक बचा है तो फिर तोड़ो। कोई जैसे मान लो पैर टूटने लायक बचा है तो पैरों फिर तोड़ो, फिर पैर तोड़ दिए, फिर हाथ टूटने लायक बचा है तो उन्हों के तोड़ो, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, 90 को हमने इतनी बार तोड़ा कि फिर ये 18 टूटने लायक अभी भी बचा है तो 18 को तोड़ो, 2 नंबर 18। 5 टूटने लायक नहीं बचा है तो 5 को छोड़ दो, ठीक। अभी भी ये वाली संख्या टूटने लायक बची है तो तब तक तोड़ना है जब तक ये बचे ही ना टूटने लायक, ठीक। इतना मार मार देना है कि फिर वो मार खाने लायक ना बचे, ठीक। 2 3 को तोड़े, 9 को तोड़े, 9 तोड़ने लायक बचा था तो 9 को हमने 3 गुणे 3, ठीक। अब इसमें से कोई भी संख्या दोबारा तोड़ने लायक नहीं बची है क्योंकि 2 अब और नहीं टूट सकता है, 3 अब और नहीं टूट सकता, ये भी नहीं टूट सकता, ये भी नहीं। जब टूटने लायक ना बचे कोई भी संख्या तो हम गिन लेते हैं 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक। जब ये आपको आ जाए तो आपको क्या करना है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाल ली हो। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा करोगे। तो इसमें एक जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो 2 1 3 हो जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा। और आपस में गुणा करते हैं तो गुणा करोगे आपस में, 2 3 6 दूनी 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी, ठीक। तो आपको क्या करना है, चाहे ऐसे भी आप तोड़े होते तो पहली बार तोड़ा करो तो आंख मूंद के तोड़ा करो, ठीक। अब इसको अगर तोड़े होते 90 बराबर 15 गुणे 6 तो अभी भी ये टूटने लायक बचा है तो तोड़ दो इसको, 3 5 15, और ये भी टूटने लायक बचा है 2 3 6, ठीक। अब इसमें से कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो टूटने लायक बचा हो। तो जब टूटने लायक ना बचे तो गिन लो, 2 कितनी बार है, 1 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार, ठीक। सेम टू सेम यही आएगा। आप चाहे ऐसे तोड़िए चाहे ऐसे तोड़िए, यही चीज आएगी तब भी, ठीक। बस ध्यान रखना है कि तोड़ते समय कोई भी नंबर ऐसा ना बचे कि जो फिर से टूट चुका है, ऐसा तोड़िए कि फिर टूटने लायक ना बचे, ठीक। अब अगले सवाल पे चलते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 12। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 60 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 60 को इतनी बार तोड़ना है कि फिर तोड़ने लायक ना बचे। तो 12 पचे 60, 12 अभी टूटने लायक बचा है तो 12 को फिर तोड़ोगे, 4 3 12, 5 नहीं बचा तो 5 वैसे उतार लोगे, 4 अभी भी तोड़ने लायक बचा है, 2 गुणे 2, बाकी नंबर उतर जाएंगे, ठीक। अब इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोबारा टूटने लायक बचा हो। तो आपको गिनना है कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, 5 कितनी बार आया है, 1 बार, ठीक। तो जब आप इतना कर लीजिए उसके बाद अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में 1 जोड़ोगे तो 2 में 1 जोड़ोगे 3, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, ठीक। 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई, 12, ठीक। तो ध्यान रखना है जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो नंबर को इतनी बार तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। जब टूटने लायक ना बचे तो आपको गिनना है 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, ठीक। जितनी बार आया है उतना पावर चढ़ा दो, फिर पावर में 1 1 जोड़ के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है 210 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक।
तो 210 को आपको तोड़ना है और इतनी बार तोड़ना है कि फिर टूटने लायक ना बचे। ठीक, मान लो कुछ लोगों को नहीं तोड़ना आता है कि कैसे तोड़े, तो आप क्या कर लिया करिए कि 210 को पहले 2 से भाग दीजिए। ठीक, पहले आपको 2 से भाग देना है, फिर 3, जैसे आप एलसीएम निकालते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। जिस तरह आप एलसीएम निकालते हैं उसी तरह आप इसको तोड़िए। 2 से काटोगे 2 एकम 2, 105 आएगा। ठीक, अब फिर से 2 में अगर 2 से कट रहा हो तो फिर से 2 से भाग दोगे, नहीं कट रहा है तब 3 से। तो देखो 3 से कटेगा कि नहीं, तो 3 से कट जाएगा। 3 तरीका 9, 3 पचे 15। ठीक, अगर 3 से ना कटे तो फिर आगे बढ़ते हैं, 5 से काटते हैं। 5 से काटोगे तो 5 सत्ते 35। ठीक, और ये 7 एकम 7। ठीक, तो ये 210 टूटेगा कितने में, जब ये आ जाए तो रुक जाते हैं। 210 किस में टूटेगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो जिसको ना तोड़ना आए तो इस तरह से तोड़े। अगर मान लो तोड़ना आ रहा हो कि 210 को एक तरीके से और भी तोड़ सकते हैं कि 210 बराबर 21 गुणे 10। ठीक, अब 21 अभी भी टूटने लायक बचा है तो 3 सत्ते 21, 10 भी अभी टूट सकता है तो 2 गुणे 5। अब कोई भी संख्या नहीं टूट सकती है तो आपको क्या करना है, गिनना है। 2 कितनी बार आया है, एक बार, पावर 1। 3 कितनी बार आया है, एक बार, पावर 1। 5 कितनी बार आया है, पावर 1। 7 कितनी बार आया है, एक बार, तो पावर 1। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो पावर में 1 जोड़ोगे, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसमें 1 जोड़ोगे 2 आएगा, इसमें 1 जोड़ोगे 2 आएगा। पावर में 1 जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई, 16 निकल के आई। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगला टाइप पे बढ़ते हैं। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना आपको आया होगा। कैसे निकालते हैं, नंबर को इतना बार इतना तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। ठीक, अब हम टाइप सेकंड पे चलते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या हमने निकाल लिया। अब टाइप सेकंड क्या था, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। पांचों टाइप में जो भी फैक्टर से रिलेटेड 5 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, पांचों टाइप में आपको वही काम करना है कि नंबर को तोड़ना है और इतना तोड़ना है कि फिर टूटने लायक ना बचे। सारे टाइप में आपको यही काम करना है। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, तो 12 को आप तोड़ोगे, 6 दूनी 12। अभी भी 6 ऐसा है नंबर है जो फिर से टूट सकता है, तो इसको और तोड़िए। ठीक, तो 12 को हमने ऐसा तोड़ा कि फिर अब वो टूटने लायक नहीं बचा है। तो जब टूटने लायक ना बचा हो तो इसमें देख लीजिए कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य संख्या है। तो टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 अभाज्य संख्याएं। ठीक, तो 12 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 3। ठीक, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि 12 को इतनी बार तोड़िए कि फिर टूटने लायक ना बचे, तो मैंने 6 गुणे 2 कर दिया। अभी 6 टूट सकता है तो 2 गुणे 3 और 2 तो ऐसे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद मैंने बताया कि टूटने के बाद आप पावर गिन लिया करिए कि 2 कितनी बार आया है। तो 2 कितनी बार आया है, 2। 3 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। ठीक, अब अगर यहाँ कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती तो क्या करते, पावर में 1 जोड़ के गुणा कर देते। पावर में 1 जोड़ोगे तो 3 और इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, 3 दूनी 6। लेकिन अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो एक तरीका तो ये है। ठीक, यहाँ पे गिन लीजिए। अगर आपको नहीं गिनने का मन कर रहा है तो आप क्या करिए, जो भी पावर है उसी को खाली जोड़ दीजिए। पावर को सिंपली जोड़ देते हैं, 2 + 1। 2 + 1 कितना आएगा, 3। ठीक, तो यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या नियम याद करना पड़ेगा कि जो भी पावर है उसी को जोड़ दिया करिए। ठीक, पावर को जोड़ दिया करिए तो क्या निकल आएगा, पावर को जोड़ दिया करिए तो आपका आंसर आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, तो इसी तरह आपका 1-2 सवाल और करते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि 150 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ।
150 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, तो 150 को इतना तोड़िए कि फिर टूटने लायक ना बचे। तो 150 को 15 गुणे 10 कर सकते हैं। जिनको इस तरह से तोड़ना ना आता हो वो किस तरह से तोड़े, इस तरह से, पहले 2 से भाग दें, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। ठीक, लेकिन इस तरह से तोड़ना आता तो इस तरह से तोड़िए। अब देखिए हमने पहली बार तोड़ा तो 15 गुणे 10। अब मैंने कहा कि इतना तोड़ना है कि कोई भी नंबर फिर से टूटने लायक ना बचे। तो अभी 15 बचा है कि फिर से टूट सकता है। तो 15 को 3 पचे 15 और 10 को 2 पचे 10। ठीक, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जो दोबारा टूट जाए। तो आप क्या करेंगे, 2 को गिनेंगे कई बार आया है, एक बार। 3 को गिनेंगे कई बार आया है, एक बार। 5 को गिनेंगे कई बार आया है, 2 बार। ठीक, अब देखिए अगर इसमें हमको कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी होती तो हम कैसे बताते। घातिया में एक एक जोड़ के गुणा हो जाता है। ठीक, घातिया माने पावर में। तो एक में एक जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो 2 आएगा, इसमें एक जोड़ोगे तो 3 आएगा। तो पावर में एक एक जोड़ के गुणा करोगे, 2 दूनी 4 तियां 12। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, खाली खाली पावर को आप जोड़ लीजिए। 1 1 2 2 2 4। ठीक, पावर को आप जोड़ लिया करिए। 1 लिखा है, 1 लिखा है और प्लस 2 लिखा है, क्या आ जाएगा 4। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ के गुणा करते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए खाली खाली पावर को ही जोड़ लेते हैं। ठीक, इसी तरह हम एक सवाल और करते हैं। तो अगला सवाल है 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैंने बताया कि तो 210 को इतना तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। ठीक, जिनको भी इस तरह तोड़ना ना आता हो क्या करे, 210 को पहले 2 से भाग दे, फिर 3 से, फिर ऐसे भाग दे के इस तरह से तोड़े। ठीक, तो मैंने इस तरह से तोड़ा है। 210 को 21 गुणे 10। अब 21 फिर से टूट सकता है, 3 सत्ते 21, और 10 भी टूट सकता है, 2 पचे 10। ठीक, अब इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो दोबारा टूट जाए। तो जब दोबारा ना टूटने लायक बचे तो आप गिन लीजिए 2 कितनी बार है, 1 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। 5 भी 1 बार और 7 भी 1 बार है। ठीक, अब जब ये आ जाए और अगर आपको कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी हो, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो आप कैसे बताएंगे, पावर में एक एक जोड़ेंगे। 1 इसमें जोड़ोगे तो 2, इसमें जोड़ोगे तो 2, इसमें जोड़ोगे तो, पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। ठीक, लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो खाली खाली पावर को ही जोड़ देते हैं। 1 + 1 + 1 + 1, तो कुल कितना आएगा, 1 1 2 3 4। ठीक, तो खाली पावर को ही जोड़ दोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या बताता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक, तो मुझे लगता है आपको 2 चीजें समझ में आ गई होंगी कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में एक एक जोड़ करके आपस में गुणा कर देते हैं, और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए खाली खाली पावर को ही जोड़ते चले जाते हैं। जो आंसर आता है वो क्या बताता है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक, इसके बाद हम तीसरा टाइप इसमें पढ़ते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो हेडिंग डालिए विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, तो इसका देखिए, पहले ये बताइए कोई संख्या सम कब होती है। तो कोई भी संख्या सम तब होती है जब वो संख्या 2 से कट जाए। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ बताओ 60 सम है कि नहीं, तो अगर 2 से कट रहा है तो सम है, 2 से ना कटे तो विषम है। ठीक, अगर मैं कहूँ बताओ 30 2 से कट रहा है कि नहीं, 30 सम है कि नहीं, तो अगर 2 से कट रहा है तो सम है। ठीक, तो कोई संख्या तब सम होती है जब वो 2 से कट जाए। और 2 से कटने का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या तभी 2 से कटती है जब उसके अंदर 2 पहले से मौजूद हो। जैसे 30 अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब 30 में पहले से 2 है। चाहे देख लीजिए 15 दूनी 30, तो 30 के अंदर 2 पहले से मौजूद है, इसीलिए 2 से कट जा रहा है। ठीक,
60 में पहले से 2 मौजूद है, इसीलिए ये कट जा रहा है 2 से। ठीक, तो कोई भी संख्या 2 से तभी कटती है जब उस संख्या के अंदर पहले से 2 मौजूद हो। ठीक, अगर हम किसी संख्या के सारे 2 को उठा लें, सारे 2 को हम हटा लें, जैसे 60 के अगर हम सारे 2 को हटा लें, 15 × 2 इसको लिखा जा सकता है 15 चौक 60। ठीक, अगर हम किसी संख्या के सारे 2 को मिटा देते हैं, ठीक, तो अब जो संख्या है वो 2 से नहीं कटेगी, और अगर वो 2 से नहीं कटेगी तो वो क्या होगी, विषम। तो कुल मिलाकर के नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या के सारे 2 को हम निकाल लें, ठीक, सारे 2 को निकाल कर उसको हम मिटा दें, तब जो संख्या बचती है वो क्या कहलाती है, विषम कहलाती है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम विषम गुणनखंड की संख्या निकालने में। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम क्या, विषम गुणनखंड की संख्या निकालने में। तो आप इस नियम को लिख लीजिए कि कोई संख्या तब तक सम रहती है जब तक उसके अंदर 2 है। अगर उसके सारे 2 हम छीन लें तब वो संख्या क्या बन जाती है, विषम। ठीक, तो जैसे अगर मैं कहूँ कि 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन है 60 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी सवाल करना हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, 60 को इतना तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। तो 60 को सबसे पहले हम तोड़ेंगे 15 चौक 60, 15 अभी भी टूटने लायक है तो 3 × 5 = 15, 4 भी टूटने लायक है तो 2 दूनी 4। अब कोई भी संख्या टूटने लायक नहीं है तो गिन लेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार, 3 कितनी बार आया है, 1 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया। ठीक, अब अगर मैं इसमें पूछूं आपसे कि कुल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दोगे। तो इस पावर में 1 जोड़ोगे तो 3, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, और इसमें 1 जोड़ोगे तो 2, आपस में गुणा करोगे 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, अब यहाँ से एक बात सीखिएगा, मैंने क्या बताया कि 60 कितना आया है गुणा करने पे, तोड़ने पे 60 कितना आया है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक, तोड़ने पे 60 कितना आया है, इतना आया है। ठीक, अब अगर हमको विषम गुणनखंडों की संख्या बताना है तो मैंने क्या कहा, पहले इस संख्या को विषम बनाइए। ठीक, अगर इस संख्या को विषम बनाना है तो हमको इसके सारे 2 को छीनना पड़ेगा, जितने भी इसके अंदर 2 हैं सबको आप छीन लीजिए और छीन के मिटा दीजिए। ठीक, तो अब ये संख्या जो ये वाली बची है ये क्या है, विषम संख्या है। ठीक, और इसके अंदर जितने भी गुणनखंड होंगे सब के सब क्या होंगे, विषम गुणनखंड। ठीक, तो इसके अंदर कितने गुणनखंड हैं इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालने का ही नियम क्या है, पावर में 1 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं आपस में। तो इसके पावर में 1 जोड़ोगे तो 2, इसके पावर में 1 जोड़ोगे तो 2, तो टोटल कितना विषम गुणनखंड आया। इसमें जो टोटल गुणनखंड होगा वो क्या बताएगा, विषम गुणनखंडों को बताएगा। ठीक, विषम गुणनखंड। ठीक, 2 मिटाने के बाद जो भी बचे उसमें आप क्या निकाल लीजिए, कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे यहाँ पे आप निकालते थे कुल गुणनखंडों की संख्या, पावर में 1 1 जोड़ के गुणा करते थे, उसी तरह जब आप 2 को मिटा दीजिए तो जो नंबर बचे उसमें आप कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। अब ये जो कुल गुणनखंड यहाँ पे जो आया है वो किसको क्या बता रहा है कि इस नंबर में विषम गुणनखंड कितने हैं, क्योंकि आपने 2 मिटा दिया है। 2 मिटाने का मतलब ही क्या हो गया है कि वो संख्या विषम हो गई है। ठीक, तो यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 4 आई। पावर में 1 1 जोड़ोगे तो 2 2, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखो अगर मैं कहूँ कि किसी क्लास में, मान लो किसी क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, अगर उसमें से 10 ही लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप बताओगे 20। ठीक, इसी तरह अगर मैं कहूँ कि कुल गुणनखंड 12 हैं जिसमें से विषम वाले 4 हैं तो सम वाले कितने होंगे, तो 12 - 4। आप क्या करिए, टोटल स्टूडेंट अगर 12 हैं, विषम को आप लड़के मान लीजिए। ठीक, तो अगर टोटल स्टूडेंट 12 है जिसमें से लड़के 4 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक, तो अगर आपको सम गुणनखंड निकालना है तो सम का फार्मूला लिख लीजिए, टोटल माइनस विषम। ठीक, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल माइनस विषम। ठीक, तो अगर आपको सम निकालना है तो सबसे पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, फिर आपको विषम निकालना पड़ेगा, तभी आप सम निकाल सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के कहना क्या है कि अगर क्वेश्चन में आपसे सम पूछे तो पहले विषम बिना निकाले आप सम नहीं निकाल सकते। ठीक,
बिना विषम निकाले आप सम नहीं निकाल सकते, क्योंकि टोटल में से किसको माइनस करोगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में सम पूछा है तो बिना विषम निकाले आप सम नहीं निकाल सकते। ठीक, अब इसी तरह अगला सवाल हम करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 90 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। 90 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा, कुछ भी पूछे पहले आप क्या करिए, संख्या को इतना तोड़िए कि फिर टूटने लायक ना बचे। तो 18 बचे 90, 18 अभी टूट सकता है, 2 9 18, 9 अभी टूट सकता है, 2 नहीं टूट सकता तो 2 को ऐसे लिखेंगे, 9 टूट सकता है, 3 3 9, 5 ऐसे लिखेंगे। अब कोई भी संख्या नहीं है ऐसी जो फिर से टूट सके, तो 2 को गिनोगे, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 कितनी बार आया है, 2 बार, और 5 कितनी बार आया है, 1 बार। ठीक, अगर इसमें मैं आपसे कहूं कि टोटल गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, पावर में 1 1 जोड़ के आपस में गुणा कर दोगे। पावर में 1 1 जोड़ के 2 1 3, इसमें 1 जोड़ोगे तो 2। ठीक, तो पावर में 1 1 जोड़ के गुणा करोगे, 2 3 6 दूनी 12। ठीक, तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 12। अगर मैं कहूँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, खाली पावर को ही जोड़ दोगे, 1 + 2 + 1, तो 1 2 3 3 1 4, तो 3 1 4 हो जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी, 4। ठीक, अगर हमको सम निकालना है तो सबसे पहले हमको विषम निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन में पूछा ही है क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 90 को हमने किस तरह तोड़ा है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। ठीक, अगर हमको इसको विषम बनाना है तो इसका 2 हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी संख्या तब तक सम होती है जब तक उसके अंदर 2 है। अगर उसके सारे 2 को मैं खींच के मिटा दूं, छीन लूं मैं उसके सारे 2, तो अब जो संख्या होगी ये वाली संख्या वो क्या होगी, विषम। और अगर इसमें हम कुल गुणनखंडों की बात करें तो कुल गुणनखंडों, अगर इसमें हम कुल गुणनखंड निकालें तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसी निकाली जाती है, घटिया में 1 1 जोड़ के गुणा हो जाता है आपस में। तो 2 में 1 जोड़ोगे तो 3, और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2, तो आपस में गुणा करोगे। ये जो कुल गुणनखंडों की संख्या आई है, ये बेसिकली किसको बता रही है, विषम गुणनखंडों को बता रही है। ठीक, कि 90 में विषम गुणनखंड कितने हैं। तो 90 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 6। अब ये बताओ कुल 12 हैं, जिसमें से विषम वाले 6 हैं, तो सम वाले कितने होंगे। तो सम बराबर क्या होता है, टोटल माइनस विषम। ठीक, तो टोटल 12 है और विषम 6 हैं, तो सम वाले कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक, तो इस सवाल का आंसर क्या है, 6। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 210 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, कुछ भी बताना हो सबसे पहले आप संख्या को ऐसे तोड़ोगे कि फिर टूटने लायक ना बचे। तो 210 को हम 21 × 10 लिख सकते हैं। ठीक, 21 को हम 3 × 7 लिखेंगे, क्योंकि 21 अभी टूट सकता है, 10 भी टूट सकता है, 5 × 2। अब इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि जो दोबारा टूट सके। तो इसके बाद हम गिनते हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 3 1 बार आया है, 5 भी 1 बार आया है, और 7 भी 1 बार आया है। ठीक, अगर इसमें मुझे बताना होता कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो मैं कैसे बताता, पावर में 1 1 जोड़ करके आपस में गुणा कर देता। इसमें 1 जोड़ते 2, इसमें 1 जोड़ते 2, इसमें 1 जोड़ते 2, इसमें 1 जोड़ते, तो गुणा करते आपस में, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 16 आई। ठीक, अगर इसी में मुझे बताना होता कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो हम कैसे बताते, पावर को खाली जोड़ लेते, 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होती, 4 होती। ठीक, लेकिन अगर हमको बताना है सम गुणनखंडों की संख्या, तो सबसे पहले हमको विषम निकालना पड़ेगा कि विषम गुणनखंड कितने हैं। ठीक, तो अगर हमको 210 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो पहले हम इसको तोड़ेंगे इतनी बार कि फिर टूटने लायक न बचे। एक बार तोड़ चुके हो तो ही उतार दीजिए। ठीक, तो अगर विषम निकालना है, 210 के विषम गुणनखंड निकालना है, तो पहले इस संख्या को मुझे विषम बनाना पड़ेगा,
और विषम कब बनता है? जब इसके सारे 2 को मिटा दोगे तभी विषम बनेगा। तो मैं सारे 2 इसके मिटा देता हूँ। ठीक, अब ये जो संख्या ये वाली है ये विषम है। ठीक, अब अगर मैं कहूँ कि इसमें बताओ टोटल गुणनखंड कितने होंगे, तो अगर इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो टोटल गुणनखंडों की संख्या निकाली ही कैसे जाती है? पावर में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर देते हैं। तो इसमें एक जोड़ोगे 2 2 2, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो पावर में एक एक जोड़ोगे तो कुल गुणनखंडों की संख्या इसमें कितने गुणनखंड है वो निकल के आएगा 8। और बेसिकली ये 8 क्या बताएगा? विषम गुणनखंडों को बताएगा। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी निकल के आई? 8। और टोटल कितने हैं? 16। तो सम वाले कितने होंगे? 16 माइनस 8। टोटल माइनस विषम कितना होगा? सम वाले कितने होंगे? 8। ठीक, तो मुझे लगता है आपको कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ गई, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी आ गई, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना आ गया और सम वाले गुणनखंडों को भी निकालना आ गया। ठीक, कहीं भी अगर डाउट होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, नहीं तो आप मेरा नंबर याद कर लीजिए 8874759801। ठीक, इसमें आपको जो भी दिक्कत हो व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा फोटो खींच के। कहीं पर भी आपको दिक्कत आ रही हो तो इसमें आप फोटो खींच के मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, 8874759801। ठीक, अब बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। पांचवा टाइप जो है, पांचवा टाइप क्या है? देखिए 4 टाइप मैंने बता दिया। पहला टाइप क्या था? कुल गुणनखंडों की संख्या। दूसरा क्या था? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तीसरा क्या था? विषम गुणनखंडों की संख्या। और चौथा क्या था? सम गुणनखंडों की संख्या। अब हम बात करेंगे गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल, सभी गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ ऑल फैक्टर, कुल गुणनखंडों का योग। ठीक, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 12 के कुल गुणनखंड निकालो तो आप क्या करेंगे? नंबर से छोटे या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट देते हैं? तो आप देखेंगे 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी, और 5 नहीं काटेगा, 6 काटेगा और 12 काटेगा। ठीक, तो नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट दें, वही क्या कहलाते हैं? 12 के फैक्टर। ठीक, अब अगर फैक्टर का योगफल मुझे निकालना हो तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अगर इनको जोड़ोगे तो 6 4 10 3 13 2 15, 15 1 16 और 16 12 28। ठीक, तो इनका योगफल क्या निकल के आएगा? 28। ठीक, लेकिन ये तो छोटा नंबर है तो इसका हम फैक्टर भी कर ले गए, उनको भी जोड़ भी ले गए। ठीक, लेकिन गलती से अगर यहीं पे बहुत बड़ा नंबर होता 43 20 इस तरह का कोई नंबर होता तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर निकालते निकालते हमारी नानी माँ याद आती, उसके बाद इस सारे फैक्टर को जोड़ते जोड़ते हमारी नानी माँ याद आती। ठीक, तो इससे बचने के लिए कि हमको नानी माँ ना याद आए तो हम क्या करेंगे? देखिए, आपको वही करना है कि 12 को इतना मारना है कि फिर मारने लायक ना बचे, मतलब तोड़ो इतना कि तोड़ने लायक ना बचे। 4 तियां 12 में हमने तोड़ा, लेकिन 4 अभी भी टूट सकता है, तो फिर तोड़िए, तब तक मारिए जब तक ये टूट ना जाए। तो अब इसके बाद कोई भी संख्या टूटने लायक नहीं बची है। तो 2 को गिनोगे, 2 कितनी बार है? 1 2। 3 कितनी बार है? 1 बार है। तो अगर हमको निकालना है गुणनखंडों का योगफल, ठीक, तो गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं? तो गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए हम इसको छत मान लेते हैं। माना कि एक कमरा है, उसमें मुझे जाना है, छत मान लेते हैं। और छत पर जाने के लिए हमको सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। और सीढ़ी चढ़ने के लिए पहली बार आप जब चढ़ते हो, पहली बार या चाहे जब चढ़ोगे, शुरुआत में आपका कदम धरती पर होगा। धरती के बाद तब आप पहला कदम बढ़ाएंगे पहली सीढ़ी पे, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। ठीक, तो आपको क्या करना है? पावर को आपको छत मान लेना है। ठीक, और इसी छत पे चढ़ना है। तो अगर छत पे चढ़ना है तो पहला कदम आपका धरती पर होगा। पहले आप धरती पर रहोगे तभी तो पहला सीढ़ी चढ़ोगे। ये जो कमरे के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है वो क्या दिखा रहा है कि उस पर चढ़ने के लिए हमको कितनी सीढ़ी चढ़ना है। ठीक, तो पहले आप 0 माने आपका पैर धरती पर है,
फिर आप एक सीढ़ी चढ़े, फिर जैसे ही दूसरा सीढ़ी चढ़े आप इस छत पर पहुंच गए, ठीक, इस पर आप पहुंच गए। उसके आगे लिखा है गुणा, तो गुणा करेंगे। अब इस छत पे चढ़ना है तो पहले आप जीरो माने पहले आप शुरू में आपका पैर धरती पर है, धरती पर तब आप बढ़ाते हो अगला पैर और तब पहली सीढ़ी पहुंचते हो, पहली सीढ़ी, और जैसे पहली सीढ़ी पहुंचे आपका ये वाला छत मिल गया, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक चढ़ते जाना है, 0 से स्टार्ट करना है, 2 तक चढ़ो, 2 की पावर 2 तक जाना है और इसमें 3 की पावर 1 तक जाना है। मतलब इस छत मान के इस पर चढ़ जाया करो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो देखिए दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0, चाहे वो 1 लाख हो, कुछ भी हो, ठीक, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1। तो फार्मूला आप लिख लीजिए, x की पावर 0 बराबर 1, जहाँ x क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 लाख, 2 लाख, 1,000, 5,000, 20,000, कुछ भी हो सकता है x की जगह पे। तो x की पावर 0 मतलब दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 2 की पावर 0 भी क्या होगा, 1 होगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब पावर का मतलब क्या होता है कि गुणा उतनी बार हुआ है, ठीक। 2 की पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 की पावर 6 का मतलब 2 का गुणा 6 बार, ठीक। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार करोगे तो 2 दूनी 4, ठीक। 3 की पावर 0 क्या होगा, दुनिया के किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, 3 की पावर 1 क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 4 2 6 1 7 3 1 4, 7 चौक 28, ठीक। 28 यहाँ भी आया है, 28 यहाँ भी आया है, ठीक। लेकिन अगर ऐसे करोगे और बड़ी संख्या आ जाए तो आपकी नानी माँ याद आ जाएगी और इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे हम अगला सवाल करते हैं थोड़ा सा बड़ा इससे। जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 210 के गुणनखंडों का योगफल बताओ, गुणनखंडों का योगफल बताइए। तो मैंने आपको क्या बताया, 210 को इतना तोड़ो कि फिर टूटने लायक ना बचे। तो 21 को 3 सते 21, 10 भी टूट सकता है, 2 गुणे 5। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो दोबारा टूट पाए। तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, ठीक। अब अगर आपको योगफल निकालना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पर छत बना देते हैं, कमरा बना देते हैं, ठीक। अब इस कमरे में जाना है तो आपको एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अंदर लिखा है, कमरे के अंदर जो लिखा है वो क्या बता रहा है, सीढ़ी कितना चढ़ना पड़ेगा, ठीक। एक लिखा मतलब एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करोगे और जैसे ही एक सीढ़ी पे जाओगे, एक सीढ़ी चढ़े आप इस कमरे में पहुंच गए। अब अगला कमरा है तो इसमें भी 0 से स्टार्ट करोगे, एक सीढ़ी चढ़े तुरंत आप दूसरे कमरे में पहुंच गए, ठीक। यहाँ पर 0 से स्टार्ट करोगे, 5 की पावर 1 गुणे 0 से स्टार्ट करना है। आपको क्या करना है कि जितनी पावर हो 0 से स्टार्ट करके वहाँ तक चले जाना है, ठीक। फिर आगे बढ़ना है, 0 से स्टार्ट करके यहाँ जितनी पावर है बढ़ा। अगर मान लो यहाँ पे 3 की पावर 3 होता तो यहाँ पे 3 की पावर ऐसे करते, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये कोष्टक में आता। अगर यहाँ 3 की पावर 3 होता तब, ठीक, लेकिन पावर 1 है तब यही रहेगा, ठीक। ऐसा अगर यहाँ 5 की पावर 2 होता तो 0 से स्टार्ट करते और 5 की पावर 2 तक जाते, ठीक। लेकिन 2 नहीं है, 1 है तो यही रहेगा, ठीक। अब देखिए पावर 0 का मतलब 1 होता है, चाहे जिस भी संख्या के पावर 0 रहे 1 ही आएगा। 2 की पावर 2 का मतलब 2, 1 + 3, 1 + 5, 1 + 7। पावर 0 का मतलब 1, पावर 0 का मतलब 1, और 7 की पावर 1 माने 7, 5 की पावर 1 माने 5, 3 की पावर 1 माने 3। 2 1 3 गुणे 3 1 4, 5 1 6, 7 1 8। इसका जब गुणा करोगे आप तो आएगा 576, ठीक। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा, गुणनखंडों का योगफल क्या आएगा, 576, ठीक। अब अगला क्वेश्चन इसी पे एक और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 के गुणनखंडों का योगफल बताओ। तो 90 को इतना बार तोड़ो कि फिर वो टूटने लायक ना बचे, ठीक। तो सबसे पहले आप चाहे 18 5 90 कर लो, चाहे 15 6 90 कर लो, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी कर रहे हो उसमें फिर से अगर टूटने लायक कोई नंबर है तो उसको फिर से तोड़ो, ठीक। तो 18 टूटने लायक है तो 9 दूनी 18,
अभी 9 भी टूटने लायक है तो 3 गुणे 3। अब कोई भी नंबर टूटने लायक ना नहीं है तो 2 को गिनोगे 1 बार आया है, 3 को गिनोगे 2 बार आया है, 5 को गिनोगे 1 बार आया है। ठीक, अब अगर योगफल निकालना है तो आपको सबसे पहले 2 की पावर 1 तक जाना है। ठीक, 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 1 तक जाना है। ठीक, गुणे 0 से स्टार्ट करना है, कै तक जाना है, 3 की पावर 2 तक जाना है, पावर 1 पावर 2। ठीक, जोड़ते जोड़ते 3 की पावर 2 तक जाना है। ठीक, जोड़ते जोड़ते पावर 1 तक जाना है, जोड़ते जोड़ते पावर 2 तक जाना है। वो कहाँ से स्टार्ट करना है? पावर 0 से स्टार्ट करना है। पहली सीढ़ी जब चढ़ोगे तो पहले पाँव जमीन पे, तो जा से जमीन जा से 0, ऐसे याद कर लो। ओकरे बाद जब फिर चढ़ोगे तो पहली सीढ़ी आएगी, और जैसे पहली सीढ़ी आई आप यहाँ पे पहुँच गए, और जब पहुँच गए तो रुक जाओ, आगे क्या लिखा? गुणा। गुणा लिखो, फिर इस पे चढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इस पे चढ़ने के लिए पहले फिर से जमीन पे, जमीन माने 0, फिर आगे बढ़ोगे, एक सीढ़ी पे पैर रखोगे, फिर दूसरी पे रखोगे, फिर पहुंच जाओगे इस पे, फिर आगे गुणा लिखा है 5, इस पे चढ़ना है। ठीक, और इस पे चढ़ना है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, छत पे पहुंच गए, और जब पहुंच जाओ तो रुक जाया करो। ठीक, पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब 2, पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 गुणे 3 माने 3 त्रिका 9, पावर 0 का मतलब 1, 5 की पावर 1 माने 5। ठीक, 2 1 3, 3 1 4, 9 4 13, 5 1 6, 13 3 39 गुणे 6, 9 6 54, 6 3 18, 8 5 13, 234। ठीक, तो 234 इस सवाल का आंसर है। ठीक, तो मुझे लगता है आपको पांचों टाइप आ गया होगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, और गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालते हैं। तो गुणनखंड पे, फैक्टर पे टोटल 5 टाइप के सवाल बनते हैं। पांचों टाइप आपको मैंने समझा दिया। ठीक, पांचों टाइप मैंने आपको समझा दिया। पहला टाइप क्या था? नंबर ऑफ फैक्टर माने गुणनखंडों की संख्या बताओ। ठीक, इंग्लिश में भी मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा था प्राइम फैक्टर बताओ, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तीसरा था नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बताओ, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। और चौथा था नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सम गुणनखंडों की संख्या बताओ। और चौथा था सम ऑफ, पांचवा क्या था? सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। ठीक, तो ये 5 टाइप के सवाल फैक्टर पर पूछे जाते हैं, और कई बार आपके सवाल आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, पहले तो ये आता था और ये आता था और ये आता था। ठीक, लेकिन अभी पिछले साल से ये दोनों आने लगे हैं। ठीक, विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड, पहले ये दोनों नहीं आते थे। ठीक, और टीचर लोग ये पढ़ाते भी नहीं थे, यही 3 ठीक पढ़ाया जाता था, और ये दोनों नहीं आते थे। लेकिन पिछले साल ये दोनों आ गए, इसीलिए पढ़ाना पड़ जा रहा है। ठीक, तो ये पांचों टाइप आपको फैक्टर से रिलेटेड आपको आने ही चाहिए, और जहाँ तक मुझे लगता है आ भी गया होगा, एक बार दोहराएंगे। नहीं आएगा तो ये नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करिएगा। जो भी नहीं आएगा आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, जो भी चैप्टर चलता चले, ठीक, जैसे ही वो ख़त्म हो आप लगाते चलिए, और एक साथ सारे डाउट आप अपना एक कॉपी पे बना कर लिख लीजिए। ठीक, जैसे नंबर सिस्टम चल रहा है और आप लगाते चलिए, जैसे जैसे जो जो टाइप खत्म होते जा रहा है उस टाइप पर आप लगाते चलिए। जिस दिन नंबर सिस्टम खत्म हो, ठीक, तो जो भी आपके जितने भी सारे क्वेश्चन आप नहीं लगा पाए हैं उनको एक कॉपी पे इकट्ठा कर लीजिए। ठीक, और उस कॉपी का फोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए। ठीक, लेकिन जब पूरा चैप्टर आप हमसे पढ़ लीजिए तब, क्योंकि जब भी आप हमसे पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आप ना लगा पाओ। लेकिन अगर उसके बावजूद भी बच जाता है तो आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे और हम आपको उसका वीडियो बनाकर, चाहे आपको अलग से ही बता दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। नहीं तो अगर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे तो हम आपको अलग से वीडियो बनाकर बता सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला टाइप। अब देखिए 5 टाइप हमने पढ़ा फैक्टर से संबंधित। ठीक, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और
गुणनखंडों का योगफल। ठीक, अब हम बात करेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक, क्लास की स्टार्टिंग ही यहीं से हुई थी। परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या को ही बताने के लिए मैंने आपको फैक्टर बताया। मैंने क्या बताया था कि अगर आपको परफेक्ट नंबर जानना है कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो उसके पहले आपको क्या जानना पड़ेगा, फैक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो फैक्टर के बारे में मैं बता चुका हूँ, तो अब बताते हैं कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ठीक, तो संपूर्ण संख्या की परिभाषा आप लिख लीजिए कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या से डबल होता है। ठीक, संख्या का डबल होता है या संख्या का दुगना होता है, तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो आप क्या कर लीजिए, परफेक्ट नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर का हिंदी क्या होता है, संपूर्ण संख्या। और संपूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या का डबल हो तो उस संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 12 की बात करें तो 12 के फैक्टर मैंने आपको निकालना बता दिया, नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 12 को पूरी तरह काट दें। ठीक, और संपूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो अगर इसका योगफल हम करेंगे, सभी गुणनखंडों का योगफल अगर आप करते हैं तो ये मिलेगा आपको 28। अगर ये 12 का दुगना होता, मतलब ये 24 आता, तब ये संख्या कैसी होती, परफेक्ट नंबर होती या संपूर्ण संख्या होती। ठीक, लेकिन ये डबल नहीं है। अगर गुणनखंडों का जो योगफल आया है ये 24 आया होता तो 12 कैसी संख्या होती, संपूर्ण संख्या होती। ठीक, लेकिन डबल नहीं है, इसीलिए 12 कैसा है, संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें 6 की, तो 6 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे। 6 किससे किससे कट जाएगा, ठीक, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। ठीक, तो नंबर से छोटा या नंबर के बराबर ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 को काट दे रहे हैं, वही 6 के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। तो अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल, पहले हम इसका योगफल करेंगे, 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 के गुणनखंडों का योगफल 6 का डबल है। 6 के गुणनखंडों का योगफल 6 का डबल है, इसीलिए 6 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट का मतलब संपूर्ण संख्या है। ठीक, तो संपूर्ण संख्या आपको पता चल गया होगा किसको कहते हैं, यदि किसी भी संख्या के सभी गुणनखंडों का योगफल संख्या का डबल आए तो क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उस संख्या को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे, एक नोट लिख लीजिए, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक नोट करके आपको लिखना है। 1 से लेकर के 100 तक कुल मिलाकर 2 संपूर्ण संख्या होती हैं, कुल मिलाकर 2 संपूर्ण संख्या होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं, 6 और 28। ठीक, 1 से लेकर के 100 तक केवल और केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, एक तो 6 होता है और दूसरा होता है 28। ठीक, अब संपूर्ण संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो क्वेश्चन आपको लिखना है, क्वेश्चन किस तरह से आया है, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है। ठीक, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या। पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा है 16, तीसरा है 24 और चौथा है 28। ठीक, तो कोई भी संख्या संपूर्ण संख्या है या नहीं है, इसको कैसे पता करोगे, पहले आप इसके गुणनखंड निकालोगे। ठीक, तो इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 3 9। ठीक, 1 3 9। अब इसको जोड़ोगे, 9 3 12 1 13।
अगर ये डबल आया होता 18 आया होता तो ये तो संपूर्ण थी, लेकिन डबल नहीं आया है, इसका मतलब ये संपूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, इसी तरह इसको भी चेक करोगे, इसके गुणनखंड निकाल के उपफल करोगे, इसी तरह इसके करोगे, इसी तरह इसके करोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको याद हो कि 1 से लेकर के 100 तक केवल 2 ही संख्याएं ऐसी होती हैं, 6 और 28, जो कि संपूर्ण होती हैं, तो आप खट्ट से इस पर टिक मार सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो आपको हर एक को चेक करना पड़ेगा। ठीक, समझ गए होंगे कि संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 1 से लेकर 100 तक केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं होती हैं, 6 और 28। ठीक, अब अगले कुछ बातें और लिख लीजिए। कुछ बातें आपको और लिखना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, परिमेय और अपरिमेय संख्या, और इसमें मैंने एक बात आपको बताना भूल गया था, वो बात आप लिख लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा गया है, तो वो मैं बताना भूल गया था। लिख लीजिए आप, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इर्रेशनल नंबर। ठीक, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, कोई भी दो संख्या हो, जैसे 2 और 3 के बीच में अगर क्वेश्चन पूछे 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आंख मूंद के आप क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती। कोई भी दो संख्या उठा के दे दे और उसमें पूछे कि बताओ इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, ऑप्शन में क्या देगा, 1 होती हैं, 2 होती हैं, तीसरा ऑप्शन देगा अनंत होती हैं। तो आपको क्या करना है, जिस ऑप्शन पे अनंत लिखा उसी पे टिक करना है। ठीक, तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ये बात आपको जुबानी याद होना चाहिए। ठीक, अब गलती से अगर आपको बताना हो, जैसे 2 और 3 के बीच में मैंने बताया कि अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, अब गलती से अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि 2 और 3 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या निकाल कर दिखाओ, ठीक, तो उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला क्या है, a k प्लस बी अपान k प्लस 1। ठीक, जहाँ a और b क्या है, संख्याएं हैं। ठीक, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। ठीक, a और b के बीच में कोई परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, a और b के बीच में परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, a k प्लस बी अपान k प्लस 1, जहाँ k क्या है 1 2 3 4 अनंत तक। ठीक, जैसे अगर आपको 2 और 3 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालना हो, ठीक, तो आप क्या करोगे, एक बार k का मान 1 रखोगे, a का मान 2 है, b का मान 3 है, तो एक बार k का मान अगर आप 1 रखोगे तो 2 गुणे 1 प्लस b का मान 3 है अपान k प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, तो 2 कम 2 2 3 5 5/2। ठीक, दूसरी परिमेय संख्या निकालनी हो तो k का मान आपको 2 रखना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 7 7/2 1 3। ठीक, इसी तरह तीसरा निकालना हो तो k का मान 3 रखोगे, चौथा निकालना हो तो k का मान 4 रखोगे। ठीक, तो ये तो था परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब उन अनंत में से अगर कुछ आपको निकालना है, 5 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या, 100 परिमेय संख्या, तो उसको निकालने का फार्मूला क्या है, a k प्लस बी अपान k प्लस 1। ठीक, तो इस फार्मूले से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अब एक चीज मैंने और बताया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब उस अनंत अपरिमेय संख्याओं में से अगर आपसे पूछ ले कि कोई भी दो अपरिमेय संख्या निकाल के बताओ, तो उसका फार्मूला क्या होता है, a और b के बीच में अपरिमेय संख्या निकालने का फार्मूला क्या है, अंडर रूट ए बी, पहली के लिए अंडर रूट ए बी, दूसरी के लिए क्यूब रूट ए बी, तीसरी के लिए पावर, देखो पहली के लिए स्क्वायर का रूट निकालोगे, तीसरी के लिए क्यूब रूट, तीसरी के लिए आपको यहाँ पे 4 आएगा, चौथी के लिए यहाँ पे 5 आएगा, पांचवी के लिए यहाँ पे 6 आएगा, ऐसे ऐसे अनंत तक आता जाएगा। ठीक, तो अगर मैं कहूँ 2 और 3 के बीच में पहली अपरिमेय संख्या बताओ, तो आप क्या करोगे, अंडर रूट निकालोगे, 2 और 3 का अंडर रूट, 2 दूनी अंडर रूट 6, पहली अपरिमेय संख्या।
अगर दूसरी निकालना हो तो इसका क्यूब रूट निकालोगे 2 और 3 का 2 बटे 3, तो दूसरी क्या आएगी क्यूब रूट से। ठीक, तो आपको इतना याद करना है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिमेय संख्या बताओ तो उसका फार्मूला है ak + b अपान k + 1। अगर आपसे कोई अपरिमेय संख्या पूछ ले निकालने के लिए तो उसका फार्मूला क्या है, एक बार आप अंडर रूट निकालोगे, फिर क्यूब रूट निकालोगे, फिर इसका 4, फिर यहाँ 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा। ठीक, अब एक सवाल इसमें और आता है परिमेय और अपरिमेय के बीच में, बताओ 0 कैसा है, परिमेय है या अपरिमेय। ठीक, तो जो भी छूट गया था मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में जो बताना आपको मैं भूल गया था तो वह मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, दुनिया की सारी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और जहाँ q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब 0 ना आए। ठीक, जैसे मैंने कहा था 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। ठीक, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब 5 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और कंडीशन क्या है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ नीचे 0 नहीं है। और मैंने ये भी बताया था कि हम दुनिया की सारी संख्याओं के बटे 1 लिख सकते हैं, तो हम 0 को भी 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं और परिमेय संख्या की कंडीशन क्या है कि अगर निचवा 0 ना आए, अगर निचवा 0 ना आए और p/q के रूप में लिखा हो तो वो कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, तो 0/1 भी परिमेय संख्या है, 0/2 भी परिमेय संख्या है, 0/5 भी है, 0/8 भी है। ठीक, अगर नीचे 0 नहीं आ रहा है और p/q के रूप में लिखा है तो उसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे मैं कहूँ 1/0, 2/0, 5/0 और 8/0 बताओ, इसका उल्टा अगर मैं कर दूं तो निचवा 0 आ जाएगा, और अगर निचवा 0 आ गया तो परिमेय संख्या की कंडीशन ही यही है कि अगर निचवा 0 आ जाएगा तो परिमेय नहीं रहेगा। तो अब ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय नहीं है। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि 0 क्या है, तो 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं और 0/1 लिखने पर निचवा 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब p/q के रूप में ये सही से लिखा हुआ है। ठीक, तो सही से लिखा हुआ है, इसका मतलब 0 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आपको यहाँ पर आप देखिए मैंने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का जो नंबर का क्लासिफिकेशन होता है, संख्याओं का जो वर्गीकरण होता है वो मैंने पूरा तरह से ख़त्म कर दिया है, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा इसमें। ठीक, एक एक चीज़ मैंने बता दी है। फिर भी आपको अगर लगता है कहीं पर हमको कोई क्वेश्चन बच रहा हो तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए 8874। ठीक, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सारे डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपको वीडियो शेयर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक, और चैनल का नाम मैं बता दे रहा हूँ, ज्ञान गंगा एकेडमी के आगे आपका लिखा रहेगा लव सर, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज्ञान गंगा एकेडमी से कई सारे चैनल आ गए हैं। तो ज्ञान गंगा एकेडमी के आगे आपका लव सर लिखा मिलेगा, उसी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इस बार मैं पूरा सुपर टेट और यूपी टेट का सिलेबस पूरा का पूरा मैं फ्री में पढ़ाऊँगा, ये मेरा वादा है। यूपी टेट और पूरा सुपर टेट। ठीक, और ये बात आप ध्यान में रखिए कि आप किसी ऐसे वैसे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, आप जब मुझसे पढ़ेंगे तो आप अपने आप जान जाएंगे कि आप किससे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आपका मैं पूरा सिलेबस ख़त्म करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। बस आप क्या करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं खाली उनको शेयर कर दिया करिए, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कराइए और ज़बरदस्ती शेयर करवाइए, बस यही मुझसे चाहिए। ठीक, यही मुझे चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।